हेलो। गुड आफ्टरनून सर। एट कहाँ हो गए आप? युवराज, इसको हमने लास्ट कैपेसिटर से शुरू किया था एंड टाइप्स ऑफ एक कैपेसिटर हमने मिनट पढ़ सर, लिया। मैं बता रहा हूँ क्या क्या तो सर खोल रहा हूँ। Okay, okay. सर सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का। हाँ सर, हमने और हाँ डिराइव करना सीख लिया था। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर तीन तरह का, पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल प्लेट एंड स्फेरिकल प्लेट। ठीक है, जी सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग। जैसे हमने पढ़ा था कि प्लेट्स जो कैपेसिटर के होते हैं वो दोनों ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्लेट के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है, तब उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, सपोज कर लीजिए आपके पास एक प्लेट ये है एंड एक कैपेसिटेंस होगी ना सर ये तो। कैपेसिटेंस उस पर्टिकुलर कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है एंड डिवाइस को हम कैपेसिटर बोलते हैं। as much जी सर। device having tendency to store charge is called capacitor और storing charge ability is called capacitance। तो उस डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए कैपेसिटर बोल रहे हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू एंड इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी एंड ये पूरा वैक्यूम या एयर फील्ड है एंड इसका एरिया ऑफ प्लेट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए। ठीक, मेटालिक प्लेट, इन दोनों के बीच में फोर्स डिफाइन करूं तो फोर्स चूंकि पॉइंट चार्ज नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट प्लेट उसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की होगी। ठीक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई मान लीजिए एंड सिंगल प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमें सीख रखा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। सेकेंड प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना डेवलप्ड है वो निकालिए, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। ठीक, तो किसी सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं चार्ज के टर्म में डिफाइन करूं तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट आ गया। सर बेटी सेकंड, आया कैसे? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट कितना हो सकता है। जी सर। मैं बताऊं कि कैसे आया है ये? जी सर। देखिए, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई प्लेट ले लीजिए। ठीक है, एक मेरे पास प्लेट कुछ ऐसा लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज दीजिए। ठीक है, तो चार्ज उस पर्टिकुलर प्लेट के दोनों तरफ कंडक्टिंग प्लेट बेस पे डिफाइन होता है इस तरह। ठीक, तो किसी भी एक तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों तरफ के चार्ज की वजह से डिफाइंड होता है। मतलब ये वाला चार्ज वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता होगा इस डायरेक्शन में। ठीक, एंड जो ऑपोजिट वाला चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो नेट फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों के सम के इक्वल होता है। आया समझ? जी सर। ओके, सो अगर मैं गॉसियन सरफेस अप्लाई करूं या गॉस थ्योरम इसके बेस पे अप्लाई करूं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे गॉसियन सरफेस अगर मैंने सिलेंड्रिकल ले लिया कुछ ऐसे। ठीक, तो एक सरफेस ये हो सकता है, एक सरफेस ये हो सकता है। ठीक, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो एक सरफेस ये मान लीजिए, एक सरफेस ये मान लीजिए। इस वाले सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा? 90 डिग्री पे फ्लक्स की वैल्यू 0, तो सिर्फ इस वाले सरफेस के लिए डिफाइंड होगा नेट फ्लक्स। आया समझ? समझ गया सर। ठीक, तो टोटल अगर फील्ड डिफाइन कीजिएगा तो दोनों डिफरेंट चार्ज की वजह से, तो 2 टाइम्स ऑफ ई एंड एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस इज ए, तो ये मेरे पास टोटल फ्लक्स होगा।
which is equals to charge enclosed by epsilon naught. And चूंकि surface charge से define करेगा तो Q is equals to sigma by A, sigma into A into epsilon naught. A cancel out, so E becomes sigma by 2 times of epsilon naught. तो किसी भी एक सिंगल प्लेट के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आती है. आया समझ? गॉस लॉ है. हाँ, गॉस थ्योरम के बेस पे. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसके 3 एप्लीकेशन पढ़े होंगे. ठीक है. फर्स्ट एप्लीकेशन किसी लीनियर चार्ज की वजह से, सेकंड एप्लीकेशन स्फीयर के लिए, एंड थर्ड एप्लीकेशन किसी प्लेन सरफेस के लिए. आया समझ? ओके. तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. किसी एक सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक. सिग्मा को कन्वर्ट किया चार्ज के टर्म में, सो Q अपॉन A. तो पूरी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ गई. नाउ चार्ज ऑन सेकंड प्लेट इज इक्वल्स टू सिंपली Q. Therefore, force between two plates is charge times electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो so, पूरा टर्म आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू A. तो इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स से ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक. अब उस अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए हम इसके इंटरवीनिंग मीडियम में कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं ताकि ये दोनों प्लेट आपस में चिपक न जाए. आया समझ? जी. ओके. अब इस पे बेस्ड एक आसान से जैसे क्वेश्चन पूछा गया. मान लीजिए आपके पास कोई एक प्लेट है इस तरह. ठीक. अगर फ्री है, इसको कनेक्ट किया गया किसी एक्सटर्नल बैटरी से इस तरह. ठीक. और मान लीजिए यहाँ से एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया गया सपोर्ट से. ठीक. जैसे मैं बैटरी से कनेक्ट करूं, या मान लीजिए यहाँ पे स्विच बना दीजिए, जैसे मैं स्विच ऑन करूं तो ये प्लेट एंड इस प्लेट दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन की वजह से जो स्प्रिंग है वो अपने ओरिजिनल लेंथ से थोड़ी सी एक्सटेंड होगी. हो सकती है? जी सर. तो क्वेश्चन पूछता है कि इनिशियली जब बैटरी क्लोज नहीं है, ओपन है, तो इसका सेपरेशन D है. इसका एरिया ऑफ प्लेट यहाँ से यहाँ तक A मान लीजिए, इस बैटरी का वोल्टेज V मान लीजिए. ठीक. तो आप बोलिएगा इनिशियली प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय D on closing switch. Their separation becomes 0.8 D. Then find spring constant. क्वेश्चन समझ आया? सो बेसिकली जो स्प्रिंग है वो हमारा एक्सपैंड हो गया. अपने ओरिजिनल उसका डिस्टेंस लेंगे और उसको k से हम डिवाइड कर देंगे इक्वल टू हमारा वो आता है. हाँ. तो मान लीजिए प्लेट यहाँ पे, थोड़ी देर बाद ये प्लेट कुछ यहाँ तक आ जाएगा ताकि स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन से एक्सटेंड होके कुछ ऐसे हो जाएगी. ठीक. तो ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन. तो ये यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग में उसको मान लीजिए x. तो स्प्रिंग के लिए एक फोर्स डिफाइन करते हैं, F इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ x. अगर रिस्टोरिंग फोर्स होता है तो माइनस KX, एंड चूंकि एक्सटर्नल एजेंसी ने इसको एक्सटेंड करा है इसलिए प्लस KX लिख सकते हैं. Whereas सर आपको बैकग्राउंड से तो कोई आवाज नहीं आ रही है? नहीं. ठीक है सर. सो फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से. इस फोर्स को इस प्लेट के बीच में जो फोर्स होता है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये टर्म दोनों को आपस में क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए. बट यहाँ पे जो K आएगा आपको किसके टर्म में? Q के टर्म में. बट यहाँ पे Q तो दे नहीं रखा, तो Q कन्वर्ट कर लीजिए. Q इज इक्वल्स टू C टाइम्स V, और C इज कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ा था. C इज इक्वल्स टू कितना पढ़ा था लास्ट क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? सर C is equal to Q by V. Epsilon naught A by separation. Okay, sir. ठीक. हाँ. तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए. सर
यहाँ पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू आ जाएगी, इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा, इस फोर्स को इस फोर्स के साथ इक्वेट कीजिएगा, वहां से K की वैल्यू आ जाएगी। तो X की वैल्यू कितनी होगी 0.2D, क्योंकि मेरे पास उतना ही एक्सटेंशन हुआ स्ट्रिंग में। जी सर। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना K की वैल्यू कितनी आती है। डन। एक मिनट। इसने हम ए क्या लगाया है वैसे साइड में? A is area of the plate। अच्छा एरिया। आप सामने से देख रहे हैं इसलिए आपको एक लाइन दिख रही है, बट एक्चुअली में एक सरफेस होता है, ऐसा समझ। जी सर सर। अच्छा सर जरा इन पर ही समझा दो कैसे करना है। देखिए पहले मैंने कहा कि इनिशियली कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो डी सेपरेशन पे सेपरेटेड है, तब वहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता होगा, क्योंकि ये जो स्विच है वो ओपन था। जैसे मैंने स्विच क्लोज किया तो दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स डेवलप हुआ। ठीक, फोर्स कितना, इतना। उस फोर्स ने क्या किया, उस स्प्रिंग को एक्स अमाउंट ऑफ लेंथ तक एक्सटेंड कर दिया। सो मैं बोल सकता हूँ एफ जो उस प्लेट के बीच में है, दैट वुड बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन नॉट इनटू ए, दिस वुड बी इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स। ठीक, अब आपको जो रिलेशन है वो क्यू के टर्म में नहीं दे रखा है, वोल्टेज के टर्म में दे रखा है, तो क्यू को कन्वर्ट कीजिए इस रिलेशन से इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, एंड वहां पे सी की वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, इतना। ऐसा समझ। तो सर मेरी क्यू की वैल्यू आई अब साइलन नॉट ए अपॉन 0.8 डी वी। वी। ठीक, एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो कितनी आई है यहाँ पे 0.2D, क्योंकि पहले सेपरेशन कितना था डी, अब उसके बाद बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उसका सेपरेशन कितना हो गया 0.8D, मतलब 0.2D उस पर्टिकुलर में कंप्रेशन हो गया है। जी सर। ठीक, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए और क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा समझ।
सर Q की वैल्यू कहाँ दी? ये Q इज इक्वल टू CV। तो एक मिनट सर, मतलब Q इज इक्वल टू सी बी आया, हाँ, C की और वैल्यू हमने इतना पुट कर दिया। उसमें हमने Q इज इक्वल टू जो आया उसी में हमने D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0.2D नहीं नहीं, तो X की जगह पुट करेंगे ना। इज इक्वल टू KX। अच्छा हाँ, वहां पुट करेंगे। Q की जगह पे सर CV पुट F इज करेंगे। इक्वल टू epsilon naught A over 0.8D स्क्वायर V whole स्क्वायर square V square upon 2 टू epsilon naught A is equal to 0.2D हाँ K। हाँ, तो वहां से क्या आ जाएगा। अच्छा, तो वो 0.2D बेसिकली जाके डिवाइड ही हो गया। हाँ, तो 0.4 हो जाएगा वो। 0.4 से मतलब सॉल्व करके हाँ, 0.2 इंटू 2 0.4 हो जाएगा वो डिनोमिनेटर में। फिर सर उसको 0.16 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, देखिए आपका जो रिलेशन आया होगा, Q की जगह पे आपने पुट किया एपिसान नॉट A बाय 0.8D स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एपिसान नॉट इंटू A इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू K D। ठीक, तो K की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो K इज इक्वल्स टू आप सिंपली लिखिए एपिसान नॉट स्क्वायर A स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय 0.8 का स्क्वायर है 0.64 D स्क्वायर इंटू 2 एपिसान नॉट A एंड ये उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो 0.2D। ठीक, अब एपिसान नॉट कट जाएगा, A कट जाएगा। ठीक, एंड ये पूरा टर्म सॉल्व हो जाएगा एंड वहां से K की वैल्यू आ जाएगी। एज समझ पूरा टर्म कैसे सॉल्व हो जाएगा? साइन नॉट कट गया सर, ए कट गया, इतना मुझे समझ आ गया। फिर तो एपिसान सर बी नॉट A। स्क्वायर अपॉन सर, फिर तो सर बी स्क्वायर अपॉन डी बच गया बेसिकली, भी लिखा जाए तो डी क्यू। इतना आएगा, जी सर, बस ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर है। ओके सर। हाँ, उसके टर्म में जैसा वो रिलेशन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। आंसर सर, वैसे अभी आपने वो देखा जो सीबीएसई ने वो निकाला सर्कुलर, अच्छा, कौन सा वाला? अभी जो रिसेंटली आया है सर। नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा है। क्या क्या सर्कुलर में? एक सर जो प्रीवियस। बेसिकली हम्म। 12th में अभी हम्म। नवंबर दिसंबर में बोर्ड रख दिए इन्होंने अच्छा 50% सिलेबस के साथ, अच्छा। एंड 50% इन्होंने रख दिए क्या कहते हैं मार्च में। एंड सर क्या कहते हैं, रैशनलाइज होगा सिलेबस, तो मतलब सिलेबस भी कम हुआ हमारा। एंड फॉर जो दिसंबर वाला पेपर है वो पूरा एमसीक्यू होगा सर। अरे वाह, तो अच्छा है बिल्कुल। तो लेकिन फिर जेई में फिर हालत खराब हो जाएगी क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहेगा जेई का, है कि नहीं? हाँ सर, हमने तो सब कुछ ही करना है, मैं हम्म। वैसे बोल रहा था सर। तो हमारे हाँ। स्कूल वाले भी सर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करेंगे। अच्छा अच्छा। अभी तो सर उन्होंने पेपर रखने थे ना, अच्छा बट फिर अब उन्हें भी लग रहा है कि हम डिले कर देते पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, सो हमने यहाँ तक डिफाइन कर लिया। जी सर। नेक्स्ट, क्या उस कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है उस पर चार्ज अगर मैं दूंगा तो? ठीक, तो हम एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। आपसे अगर मैं पूछूं कि प्लेट ऑफ कैपेसिटर में जो चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं उसकी वजह से उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो क्यों होगी? कुछ रीजन होना चाहिए। सर होती है क्योंकि उसके अंदर चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती होगी। देखिए, हम उसको एज अ प्रोसेस की तरह अज्यूम करें
मान लीजिए ऑल ऑफ अ सडन क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर डेवलप नहीं होगा, वह स्टेप वाइज गया होगा उस पर्टिकुलर क्यू पर। तो इनिशियली जी उसके सर। पास चार्ज स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू है, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल V होगा, एंड उस प्लेट ऑफ कैपेसिटर आप कैपेसिटेंस C मान लीजिए। ठीक, मुझे उस प्लेट के ऊपर और चार्ज देना हो dq पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। जी सर। इस रिपल्शन के अगेंस्ट में उस एक्सटर्नल एजेंसी जो इसके ऊपर चार्ज को स्टोर करा रहा है, उसको कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करने की जरूरत पड़ती होगी, एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टोर dq अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ठीक, उसके अगेंस्ट है, रिपल्शन कर रहा है, वही वर्क डन स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। तो हम यहाँ सिंपली सर डिफाइन कर इसमें सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना 1/2 कुछ, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैपेसिटेंस मोशन, स्क्वायर हो जाता है। नहीं नहीं, उसी चीज को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके एक्सप्रेशन 3 डिफरेंट हो सकते हैं। जी सर, 3 एक्सप्रेशन होते हैं हम्म, सर। तो लेट dw अमाउंट ऑफ वर्क is done to store dq amount। से हम जेई के हिसाब से ही कर रहे हैं ना। हाँ, सारी चीजें मैं जे के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल टाइम्स चार्ज, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। पोटेंशियल हमने पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो V इज इक्वल्स टू Q बाई सी। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो दिस बिकम्स 1/c बीइंग कांस्टेंट, Q टाइम्स dq इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम जीरो चार्ज टू टोटल चार्ज कैपिटल Q। The total amount of work done by external agency will be stored in the form of energy, which is called potential energy U, which is equals to half Q to the power 1, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, एंड Q की वैल्यू कैपिटल Q है, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2। इसी टर्म को आप लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V, या हाफ Q स्क्वायर बाई C, ऐसा समझ। नहीं सर। ठीक है, तो हम ये 3 तरह से उसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कैपेसिटेंस, इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैपेसिटेंस और इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज लिख सकते हैं। समझ नहीं आया सर, ये बताओ इंटीग्रेट क्यों करा है सर। क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है ऑल ऑफ इंस्टेंट नहीं हुआ होगा, वो स्टेप सर वाइज गया पहली होगा। बात हमारा W क्या है? W वर्क इज डन। वर्क डन, वर्क डन तो Q। सर D ऑफ वर्क डन इज लाइक कि इतने से पार्ट में कितना वर्क डन हुआ। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको सिंपली पहले इनिशियली समझा रहा हूँ। 2 प्लेट लिया मैंने, ठीक, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, उसके ऊपर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चार्ज कितना है, Q है प्रेजेंट, तो उसकी वजह से वोल्टेज कितना है, Q बाई सी, उसका क्यू बाई डेवलप। सी। अब मुझे dq अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कराना है और फर्दर, क्योंकि इसी dq अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से वो पूरा चार्ज Q तक डेवलप किया होगा, बोल सकता हूँ। जी सर। तो ये भी पॉजिटिव एंड ये प्लेट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्शन। रिपल्शन सर। इस रिपल्शन के अगेंस्ट में मुझे किसी एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क डन करने की जरूरत पड़ेगी टू स्टोर dq अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस पॉजिटिव प्लेट अगेंस्ट द रिपल्शन। जी सर। तो वही अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक, कन्वर्ट कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उसको क्या बोल सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ। अब हमने जी वर्क डन सर। का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल टाइम्स चार्ज, क्योंकि हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आया समझ। जी सर। तो उसके हिसाब से मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, ठीक, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। हाँ पोटेंशियल जी की सर। वैल्यू मेरे पास Q बाई सी है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल कौन है, Q, कैपेसिटेंस बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज का अमाउंट चेंज कर रहा है फ्रॉम जीरो चार्ज से लेके कैपिटल Q चार्ज तक। आया समझ। सर सॉरी, पापा आ गए थे, पापा से बात। सर हाउ आर यू? इससे फाइन सर। सर इसका एग्जाम आपने लिया था, ठीक किया है इसने एग्जाम? उनके स्कूल का एग्जाम हुआ था शायद,
स्कूल का था बेटा अभी जो सर ने लिया है 1 घंटे का फिजिक्स टेस्ट? नहीं सर, जो अभी निष्कर्ष सर ने लिया एग्जाम के। अच्छा, अब वो जो वीकली हुआ था संडे को। जी सर। जी सर। सर वो ठीक हुआ है इसका? वो पेपर अभी तक मेरे पास नहीं आया, मैं पेपर बस चेक करके फिर बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक ठीक है जी सर। सर इसकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है हाँ, अभी तक तो ठीक है। 12th के पर्सपेक्टिव से? हाँ, 12th के पर्सपेक्टिव से भी और जेई के पर्सपेक्टिव से भी ठीक है अभी। ओके। जी सर। बट सर इसको तैयारी आप कोई लीनियंसी मत छोड़ना, कहीं दिक्कत आए मुझे बता देना। ये इंटेलिजेंट बहुत है, ये आईआईटी क्रैक कर सकता है, ये उस इंशाल्लाह हिसाब सर। से बस मुझे यही लगता है कि ये उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहा। ये मुझे लगता है, पता नहीं। बट अगर आपको कहीं पे भी लगे इसकी हल्की सी भी स्लैकनेस हो रही है, आप मुझे प्लीज बताइए, जी 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 because now only 8-9 months are left, so I जी जी want him to put all his effort now into it. जी जी। हाँ, थैंक यू सर, आपको डिस्टर्ब कर दिया। ही No, वाज इन ऑफिस ओनली, मेरे यही आजकल पढ़ने आता है ये। तो जी मैंने जी कहा कि एक बार मैं पूछ लूं, मैं आई जस्ट पासिंग बाय। जी। थैंक यू सर, थैंक थैंक्स यू अ सर, लॉट थैंक थैंक। सर। ओके, जी सो सर। ये यहाँ तक समझ आया। हमने यहाँ पे चार्ज एन इंटू डी क्यू, तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन है? क्यू। समझ आया क्यू वेरिएबल है डी क्यू। सर क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ना कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। हाँ हाँ, तो वो स्टेप वाइज आ रहा है, इसीलिए वो उसको हम वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। एंड उसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने पोटेंशियल को क्यू के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ताकि सिंगल वेरिएबल टर्म एंड देन फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया है फ्रॉम जीरो से लेके टोटल चार्ज क्यू के टर्म में। तो फिर डी क्यू हमारा डिफरेंशियल ऑफ क्यू नहीं है? हाँ, सिंपली किसी भी टर्म को जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को, ठीक, तो उसके साथ जो ये पार्ट होता है वो डिफाइन करता है कि किसके टर्म में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन को, और कुछ भी नहीं। ओके सर, समझ गया। ठीक। तो डी क्यू जिसके रिस्पेक्ट में आप इस वेरिएबल को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उस छोटे छोटे सेगमेंट्स के बेस पर उसको डिफाइन कर पा रहे हैं। तो इस पे पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन 2, एंड उसमें लिमिट पुट कर दिया फ्रॉम जीरो से लेकर कैपिटल क्यू, तो आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। आया समझ? जी। अब उसी टर्म में अगर q इज इक्वल टू सी भी कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के 3 डिफरेंट फॉर्मूले हो गए। यहाँ तक कोई डाउट? एक मिनट सर। नो सर। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर। ओके, इसमें आपको एक टर्म डिराइव करने के लिए कहता है कि एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो चार्ज के बेस पे, तो इसको हम सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं जो स्टोर्ड हो रही है उसको। तो आपको सिंपली डिफाइन करने के लिए बोलेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस चार्ज के बेस पे, डेंसिटी मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, तो सिंपली इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, व्हिच इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? हाफ q square divided by c divided by volume of the capacitor, which is area times width। बोल सकते हैं? जी सर। अब मैं यहाँ पे q की वैल्यू को कन्वर्ट करूं एंड c की वैल्यू को कन्वर्ट करूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि एक एक्सप्रेशन डिराइव करूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। है समझ? जी सर। अब देखिए, बेसिकली सर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर वॉल्यूम हाँ इन कैपेसिटर, हाँ। इन कैपेसिटेंस। जी सर। तो ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट, ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैं चार्ज के टर्म में लिखूं तो q डिवाइड बाय a टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a इंटू e। कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाज एप्सिलॉन नॉट
A डिवाइड बाई D। तो आपको C की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए एंड रीअरेंज कीजिए, देखिए आपका आंसर कितना होता है। एक बार कोशिश कीजिए तो सॉल्व करने की। सर क्या करना है इसमें? Q की वैल्यू को पुट कर देना है, C की जी वैल्यू को सर। पुट कर देना है एंड रीअरेंज करना है, देखिए एक्सप्रेशन आपका कितना आता है। ओके सर। सर 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आया। हाफ एपिसिलॉन नॉट E स्क्वायर, जी सर। ऐसा कुछ। हाँ जी सर। ठीक, सही है। ठीक है, तो मेरे पास ये आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी याद रखिएगा। तो सर ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो था हम्म, कहा वो तो गया, कि एक ऐसा था एक्सप्रेशन सर, एक पीछे भी आ रहा था जिसमें ई नॉट ई था। अच्छा, एपिसिलॉन नॉट E, नहीं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे सिग्मा हमने कैलकुलेट किया होगा, वो टर्म आया होगा, ये टर्म नहीं आया होगा। जी सर। ठीक है, तो हमने यहाँ सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितनी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है वो डिफाइन कर दिया। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन का डायरेक्टली आपसे रिलेशन पूछता है जेई में। ठीक है, वो डायरेक्टली आपको ये बोल देगा कि इसकी डायमेंशन कितनी हो सकती है। तो जब तक आप इस एक्सप्रेशन को ये नहीं जानेंगे कि ये एनर्जी डेंसिटी है, तब तक आप इसका डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आया समझ? जी सर। ओके, यहाँ तक आपका एनर्जी पार्ट खत्म हो गया। अब उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटर में एनर्जी लॉस कैसे कैसे हो सकती है, उसको डिफाइन करना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक, तो इसमें दो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला, बैटरी के कनेक्शन की वजह से। दूसरा, अगर मैं दो डिफरेंट कैपेसिटर को विद इन देमसेल्फ अगर आपस में कनेक्ट करूं, तो पोटेंशियल को इक्वेट करने के बिहाफ पे चार्ज का फ्लो करता है थ्रू द वायर, एंड वो हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेस पे कुछ लॉस ऑफ एनर्जी शो करता है। वो दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो पहला कंसेप्ट कि मान लीजिए मेरे पास कोई कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है एंड वो किसी बैटरी से कनेक्टेड है, तब क्या होगा? अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी। मान लीजिए मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसका वोल्टेज V मान लीजिए। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। जी सर। ओके, अब मैं यहां से बोलूंगा कि इस बैटरी ने सपोज कर लीजिए Q अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया उस पर्टिकुलर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड Q बोल सकता हूँ, एंड वो सप्लाई किया इस पर्टिकुलर बैटरी ने ड्यू टू दैट पर्टिकुलर वोल्टेज V। सो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन इज इक्वल्स टू वोल्टेज टाइम्स चार्ज सप्लाइड, बोल सकता हूँ। जी सर। ओके, अब इसकी वजह से एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर वो कितना हो सकता है? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया था, हाफ CV स्क्वायर, बोल सकते हैं। जी सर। अब मैं इन दोनों में चेक करूंगा कि दोनों में क्या दोनों इक्वल है या अनइक्वल है। अगर अनइक्वल होगा तो मैं बोलूंगा कि दोनों के डिफरेंस एक्चुअली में लॉस ऑफ एनर्जी को डिफाइन करेगा। ठीक, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, विच इज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस
that would be work done by battery minus amount of energy stored on capacitor. Work done by battery is V times Q. So अगर मैं Q को कैपेसिटेंस के टर्म में कन्वर्ट करूं तो Q is equals to C times V. पुट कर दीजिए यहाँ पे. So this becomes CV square and इसकी वैल्यू है मेरे पास हाफ CV square. दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगी माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बेस पे हाफ CV square. मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर बाय बैटरी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है. अब ये लॉस ऑफ एनर्जी किसकी वजह से होता होगा? तो आप ये बोल सकते हैं कि जो हमने कनेक्टिंग वायर कनेक्ट किया है उसके थ्रू चार्ज का जो फ्लो होता है तो वो जो वायर होते हैं वो आइडियल नहीं होते हैं. कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करने की वजह से कुछ लॉस ऑफ एनर्जी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, या उस बैटरी के इंटरनल मैकेनिज्म में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है. आप थर्ड चैप्टर में पढ़िएगा, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इन सब में लॉस ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर नहीं हो पाता, इसीलिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉस हो सकता है. आया समझ? जी सर. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. Since 1/2 CV square is lost, right? हाँ, half CV square is lost, which is change in amount of energy. And so ये lost कैसे हो जाता? वो डिफाइन था ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर और इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द बैटरी. Due to resistance offered by wire or internal mechanism of battery, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं. इसको सर क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके सर. यहाँ तक बात समझना है? जी सर. ओके. नेक्स्ट हो सकता है कि अगर मेरे पास इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है तो उसको मैं अगर कनेक्ट करूं किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ, तब उसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो सकती है, नहीं हो सकती. ठीक. द नेक्स्ट कंडीशन इज चार्ज्ड कैपेसिटर connected to battery. अब देखिए, चार्ज कैपेसिटर बैटरी से दो तरह से कनेक्ट हो सकता है. ठीक. मान लीजिए मेरे पास ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर था जो कि इनिशियली चार्ज है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट, ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट. मान लीजिए V वोल्टेज से चार्ज है. ठीक. तो यहां से अगर मैं इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो सकता है अगर मैं वो देखूं, Q is equals to C times V. इतना चार्ज उसके पास प्रेजेंट होगा इनिशियली. आया समझ? जी सर. अब मैं इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को दो डिफरेंट तरह से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. एक मैं कनेक्ट कर सकता हूँ सेम प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेम टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ. इसका पॉजिटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट के साथ, नेगेटिव प्लेट के साथ. या दूसरा हो सकता है कि इसका पॉजिटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर दीजिए एंड इसके साथ इस तरह से डिफाइन कर दीजिए. ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, ऐसे साथ कनेक्ट कर दीजिए. बोल सकते हैं उससे तो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी क्या?
इससे तो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। आपकी आवाज सही से नहीं आई, क्या बोला आपने? सर इससे तो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। रेजिस्टेंस हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम उस अपोजिंग, सर अपोजिंग हो जाएगा ना, ये तो अपोजिंग चलो। हाँ, तो वो अपोजिंग में वो चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, फिर से उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर कराएगा, ठीक। तो जी वही सर। पूरा इम्पैक्ट हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। ओके, क्योंकि मेरे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बैटरी के पास इनिशियली वोल्टेज भी था, ठीक है। तो अगर मैं सोर्स का वोल्टेज ज्यादा दूंगा तभी वो चार्ज को स्टोर कराएगा, कम दूंगा तो स्टोर नहीं करा सकता। तो मान लीजिए सोर्स का वोल्टेज मैंने 2V दिया, ठीक। तब इससे चार्ज यहाँ पे निकला एंड इसके ऊपर वो स्टोर करना शुरू हुआ, ठीक। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, वोल्टेज आपने 2V दिया, so amount of charge supplied to this particular system is CD। तो कैपेसिटेंस C, अभी आपने वोल्टेज 2V दिया, इनिशियली चार्ज उस पर्टिकुलर प्लेट के पास कितना था, CD। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज CD। बोल सकते हैं? जी। Okay, during this particular supply, work done by battery is equals to कितना होता है, Q times V, amount of charge supplied to the system, ठीक, and voltage of that particular battery. तो Q supplied times voltage of the battery. Q supplied की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये टोटल टर्म आ जाएगा 2 times of CV square, ठीक। एनर्जी इनिशियली कैपेसिटर में कितनी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू है मेरे पास हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि उसका वोल्टेज भी था, ठीक। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कितना हो सकता है कैलकुलेट कर सकते हैं। सर 3/2 CV स्क्वायर। कौन सा? ये 3/2 CV स्क्वायर हो गया ना सर। एक मिनट, बैटरी माइनस दिस। क्यू की वैल्यू आपके पास CV है, उसकी वैल्यू पुट कर दिया, वोल्टेज आपका 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 CV स्क्वायर हो गया। जी सर। ये समझ आया आपके पास? वोल्टेज ऑफ बैटरी से हम क्या कहते हैं, डेल्टा यू निकाल देंगे ना। डेल्टा यू निकालना है तो फिर वोल्टेज ऑफ बैटरी माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो था। हाँ, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। तो सर देखिए वो हमारा आया था 1/2 CV स्क्वायर, तो देखिए 3/2 CV स्क्वायर हो गया तो। देखिए अभी डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियली उस कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर थी कितनी, हाफ CV स्क्वायर, ठीक। अगर वोल्टेज V था तब, अब मेरे पास फाइनली कितना था, वोल्टेज अब 2V हो गया तो मेरे पास कितना हो जाएगा, हाफ C 2V स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4V स्क्वायर एंड ये तो टोटल टर्म आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, एक मिनट, सर ये 2 टर्म आ CV जाएगा, स्क्वायर आ गया ना। तो इन दोनों का जो चेंज होगा 3/2 CV अमाउंट, स्क्वायर हो गया। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर एंड ये बैटरी ने सप्लाई किया, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो वो लॉस ऑफ एनर्जी डिफाइन कर सकता है, ऐसा समझिए। लॉस तो सर डेल्टा यू ही हो गया ना। देखिए ये इनिशियली कैपेसिटर के पास ड्यू टू चार्ज की वजह से हुआ, इतना पोटेंशियल उसके पास पहले से था, तो इतनी एनर्जी पहले से स्टोर थी। बैटरी के जी। साथ जैसे मैंने कनेक्ट किया तो इतनी एनर्जी उसने स्टोर की, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा उसने स्टोर किया, दोनों का डिफरेंस, डेल्टा यू। ठीक। अब बैटरी ने कितनी सप्लाई की उस एनर्जी को, इतनी। सर 2 CV स्क्वायर। तो दोनों का जो लॉस ऑफ एनर्जी का मैं डिफाइन करूंगा तो कितना बोल सकता हूँ, वर्क डन बाय बैटरी 1/2 CV स्क्वायर। माइनस एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, ठीक। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2CV स्क्वायर माइनस 3/2 CV स्क्वायर एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 4 minus 3 which is equals to 1/CV स्क्वायर। 1/2 CV स्क्वायर। आया समझ? जी सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
सर हमने इनिशियली कैसे निकाला 1/2 CV स्क्वायर? जो हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था उसके बेस पे कैपेसिटर के पास अगर V वोल्टेज है तो उसके पास एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होती है। जी सर। यहाँ तक कोई डाउट? 1 मिनट सर कर रहा हूँ। डन सर। अब देखिए सेकेंड सिचुएशन में व्हेन ऑपोजिट पोलैरिटी अगर मैं कनेक्टेड टुगेदर बोलूं तब क्या होगा। ठीक, जैसे मैंने ये कनेक्ट किया, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा और इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप इन प्लेट की नेमिंग कर दीजिए ए बी। तो अब ए कैसा हो गया नेगेटिव, बी कैसा हो गया पॉजिटिव। ठीक, जी सर। ए के ऊपर पहले जितना चार्ज था वो कितना था QCV। जी सर। अब ए के ऊपर कितना चार्ज हो गया माइनस ऑफ QCV, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ CV। ठीक, तो प्लस CV से माइनस CV तक जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसने सप्लाई किया होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। सर माइनस ऑफ CV। Q सप्लाइड इज जो मैंने अब जो चार्ज दिया है और Q इनिशियली जो पहले से चार्ज उसके पास प्रेजेंट था। चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी अगर मैं उस पर टर्मिनल डिफाइन करूं, ठीक है, तो इनिशियल को आप नेगेटिव मान लीजिए, फाइनल को पॉजिटिव मान लीजिए, फाइनल को नेगेटिव मान लीजिए, इनिशियल को पॉजिटिव मान लीजिए उसके हिसाब से। तो अब जो चार्ज डेवलप है वह माइनस ऑफ CV और इनिशियली जो चार्ज था वो सिंपली CV। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ CV। माइनस सिर्फ पोलैरिटी को डिफाइन कर रहा है, तो मैं सिंपली अगर मैग्नीट्यूड लूं तो Q supplied to the system is 2 times of CV। लिख सकता हूं जी सर। work done by battery to supply this amount of charge by V volt is Q supplied times voltage of this particular battery। तो इसकी वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए तो वर्क डन आ जाएगा। सर इसकी हमने V भी है ना 1V। हाँ, बैटरी का वोल्टेज लिया V, ठीक है, तो And सर इसको इनटू connect- V हो गई तो WB इज इक्वल टू QV। हाँ, तो Q की वैल्यू पुट कर दिया 2 CV, तो टोटल टर्म कितना आ जाएगा 2 टाइम्स CV स्क्वायर। लिख सकते हैं जी सर। सर Okay. -2 CV स्क्वायर नहीं होगा? माइनस सिंपली उसके पोलैरिटी की वजह से कि मैं ए की पोलैरिटी डिफाइन कर रहा हूँ, बी की पोलैरिटी डिफाइन कर रहा हूँ, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। डायरेक्शनल है मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए। जी सर। ओके, तो मेरे पास वर्क डन बाय द बैटरी ये कैलकुलेट हो गया। कैपेसिटर के पास जो एनर्जी पहले स्टोर थी वो भी हाफ CV स्क्वायर, बाद में उसका वोल्टेज चूंकि V है तो अभी भी एनर्जी इतनी स्टोर होगी, सिंपली पोलैरिटी रिवर्स हो गई और कुछ भी नहीं। जी सर वो भी हमारी 1/2 CV स्क्वायर आ जाएगी जितनी हमने लूज करी है और तो सब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी है इनिशियल, वो 3/2 हो जाएगी। नहीं, potential energy is initial is half CV square and potential energy final is also half CV square. So amount of energy stored, फाइनल कैसे हाफ CV स्क्वायर? voltage कितना है बैटरी का V and capacitance of the capacitor C। A। अच्छा तो 1/2 CV तो स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूं ताकि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली में स्टोर्ड हुआ वो तो कैलकुलेट सर करा जाए। पिछली बार 1/2 कैसे आई थी? कौन सा, ये वाला? जी सर। इनिशियली कितने वोल्टेज से कनेक्टेड था V वोल्ट, कैपेसिटेंस कितना है V, तो एनर्जी मेरे पास कितनी हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर। यस सर। फाइनली मेरे पास वोल्टेज 2V हो गया, तब एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा मतलब 2 CV स्क्वायर। दोनों का सब्ट्रैक्शन बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड ऑन द पर्टिकुलर कैपेसिटर, उसको डेल्टा U या एनर्जी स्टोर्ड बोल सकते हैं। इसको हटा दें, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, पोलैरिटी रिवर्स हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, एनर्जी तो उतनी और रहेगी ना सर वोल्ट। V2V की जगह V होगा। हाँ, वैसे इसीलिए, वो एक्सचेंज हो रही है। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी एनर्जी पहले स्टोर्ड थी उतनी एनर्जी अब फिर से उसके ऊपर स्टोर्ड हो गई, बट तो ऑपोजिट स्टोर्ड इन कुछ डायरेक्शन। बची नहीं हाँ, तो कुछ बची ही नहीं, तो तो इसलिए सारा स्टोर्ड लॉस एनर्जी। हो गया। हाँ, तो अब डिफाइन करूंगा
amount of energy loss is equals to work done by battery minus energy stored on the capacitor. तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है 2CV स्क्वायर, तो टोटल टर्म कितना आ गया 2CV स्क्वायर। आया समझ? जी सर। तो ये तीन तरह से ये हो सकता है, जब बैटरी को अगर मैं कैपेसिटर से कनेक्ट करता हूँ उस बेस पे लॉस कैसे कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, सर इसमें इसको हमारा वर्क जो था वो 2CV स्क्वायर आया था, हम्म Q सप्लाइड 2CV था, एंड Q सप्लाइड हमारा 2CV कैसे आया था? इनिशियली उस पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। तो पहले चार्ज था CV पॉजिटिव, उस टर्मिनल को मुझे -CV करना है, तो मुझे इसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा ताकि ये टर्म कन्वर्ट होके -CV हो जाए। -2CV। बस, तो वही -2CV। ठीक है, इसलिए अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड टू द कैपेसिटर बाय द बैटरी इज 2CV इन मैग्नीट्यूड। जी सर। डन? जी सर। ओके, ये था इसमें सर माइनस नहीं स्टेट करना? नहीं, माइनस तो सिंपली उसकी पोलैरिटी के हिसाब से हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड वाइज कितना है। जी सर। नेक्स्ट होता है मेरे पास इंट्रैक्शन बिटवीन द कैपेसिटर, उसकी वजह से कैसे कैसे लेते हैं। ठीक है, बैटरी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो तब कैसे डिफाइन करता है। ठीक, तो हम सिंपली नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं फॉर सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, तो कहता है कि मान लीजिए कोई दो डिफरेंट कैपेसिटर है। ठीक, एक मेरे पास ये कैपेसिटर, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल A B, चार्ज अप टू V वोल्ट एंड से कैपेसिटेंस C1 है, V1 वोल्ट तक चार्ज किया गया। कोई दूसरा कैपेसिटर ले लीजिए। ठीक है, इस तरह ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसको मान लीजिए PQ, PQ मानिए XY मान लीजिए। ठीक, एंड चार्ज टू V2 वोल्ट, इससे कैपेसिटेंस C2 मान लीजिए। ठीक है, ऐसा है। अब देखिए इसके ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी एंड टोटल चार्ज कितना होगा इनिशियली। ठीक, तो मैंने क्या किया, इनिशियली टू पैरेलल प्लेट capacitors C1 and C2 are charged to V1 and V2 voltage respectively। अब देखिए मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो उसके पहले मैं देख रहा हूं कि इस पे टोटल चार्ज इनिशियल कितना होगा। फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज C1 V1, सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज C2 V2। ठीक, बीच में पोलैरिटी हम प्लस प्लस ले सकते हैं व्हेन कनेक्टेड सेम टर्मिनल टुगेदर, माइनस ले सकते हैं व्हेन ऑपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड टुगेदर। आया समझ? जी सर। ठीक, जब मैं सेम टर्मिनल कनेक्टेड टुगेदर लिखूंगा तो चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, तो इसकी वजह से उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर ऑपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड टुगेदर होगा तो कुछ चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए साइन यहाँ पे कैसे लगाते हैं, नेगेटिव। अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली इज हाफ C1 V1 स्क्वायर एंड सेकेंड प्लेट के ऊपर हाफ C2 V2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी, सिंपली इतना टर्म डिफाइन करेगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब मैं इनको कनेक्ट दो तरह से कर सकता हूं व्हेन सेम टर्मिनल कनेक्टेड टुगेदर। फर्स्ट इक्वेशन, व्हेन सेम पोलैरिटी connected together। ठीक, it means फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेकेंड प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब A कनेक्टेड हो X के साथ, B कनेक्टेड हो Y के साथ। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं
कि दो डिफरेंट चार्ज बॉडीज अगर आपस में कनेक्टेड होती हैं तो चार्ज का फ्लो होता है, किसकी वजह से? ओवरफ्लो की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज जी का सर, फ्लो होना हाँ। शुरू होगा। ठीक है, टिल दे एक्वायर इक्वल पोटेंशियल। तो जैसे ही मैं कनेक्ट कर दिया दोनों को, तब दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा। तो चार्ज विल फ्लो till they acquire equal potential. तो मान लीजिए equal potential is V. The final charge present on both is C1 times V and C2 times V. हो सकता है? जी सर। इस चार्ज को मैं कंपेयर करूं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा तो उसके हिसाब से कॉमन वोल्टेज कितना डेवलप होगा वो कैलकुलेट कर सकता हूं। एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी नाउ बिकम्स हाफ C1V स्क्वायर एंड हाफ C2V स्क्वायर। इस एनर्जी एंड इनिशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस है वो एक्चुअली में लॉस ऑफ एनर्जी डिफाइन कर सकता है, जो इस वायर के ऑफर्ड रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हुई होगी। डिफाइन कर सकते हैं। यस। सो पहले यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं वो एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। सर ये दो हमने कनेक्ट कर दिए, इसके साथ हमें वोल्टेज नहीं कनेक्ट करनी? नहीं, बैटरी मैंने कनेक्ट नहीं की। इनिशियली जो चार्ज प्रेजेंट है कैपेसिटर के ऊपर, उन्हीं के बीच में इंटरेक्शन होगा एंड इक्वल पोटेंशियल तक वो चार्ज को क्या करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड उसी रीडिस्ट्रीब्यूशन में लॉस ऑफ एनर्जी होगी। सर। डन? जी सर। ओके, सो एक टर्म कैलकुलेट करना है which is common potential. So for common potential, charge final should be equals to charge initial by conservation of charge, C1 plus C2 times common voltage V, which is equals to C1 V1 plus C2 V2. क्योंकि same polarity connected together तो मैंने यहाँ पे plus किया है, तो V becomes C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. देखिएगा क्या आ गया आपका? कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को अगर मैं एनर्जी में पुट करूं ताकि लॉस ऑफ एनर्जी डिफाइन कर पाऊं, तो लॉस ऑफ एनर्जी वुड बी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल की वैल्यू थी आपके पास हाफ C1V1 का स्क्वायर, हाफ C2V2 का स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट, माइनस सेकेंड पार्ट इज हाफ C1 प्लस C2 कॉमन वोल्टेज V का स्क्वायर। यहां तक समझ आया? जी सर। अगर मैं V की वैल्यू ये टर्म पुट कर दूं एंड एलसीएम करके मैं सॉल्व करूं, हाफ C1V1 का स्क्वायर, हाफ C2V2 का स्क्वायर, माइनस C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है आपके पास C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 उसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। दोनों में से मैं हाफ कॉमन कर लूं, कॉमन कर सकता हूं। जी सर। यहां पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका एक पावर इसके एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक पावर बच जाएगा, यस सर। एंड हर टर्म इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाइड होगा। तो C1 से अगर C1 मल्टीप्लाइड होगा तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अगर मैं C2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म हो जाएगा C1 इंटू C2 इंटू V1 का स्क्वायर। बोल सकता हूँ? कैसे सर? देखिए यहाँ पे ये पार्ट स्क्वायर है और ये पार्ट सिंगल टर्म है, तो एक पावर कट जाएगा, जी सर। एक पावर बचेगा, तो वो हाँ जी डिनोमिनेटर में है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 है ना। जी सर। तो एलसीएम में लूंगा तो एलसीएम ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यस सर। तो मैंने पहले C1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके हिसाब से
तो पहले मैं C1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये C1 इंटू C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर मैं इस टर्म में मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म आ जाएगा C1 इंटू C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ऐसा समझ? मल्टीप्लाई कर दिया सर बेसिकली हमने, हाँ, एलसीएम करने में बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ। तो इसको सर एलसीएम भी तो ले लो नीचे। हाँ, तो होल डिवाइडेड बाय बाद में टर्म लिख दूंगा, माइनस ये जो टर्म है उसको एक्सपैंड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2AB डिवाइडेड बाय टोटल टर्म C1 प्लस C2। बोल सकते हैं? अच्छा अब देखिए लिख कौन सकते कौन सा हैं। टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सर टर्म ये इसमें टर्म से कैंसिल, जी सर सी, ये टर्म कैंसिल, हाँ जी सर क्या बचेगा? यहाँ से C1 C2, यहाँ से भी C1 C2, यहाँ से भी C1 C2 कॉमन आ जाएगा। ले सकते हैं सर कॉमन। तो पूरी वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा दिस एंड V1 माइनस V2 उसका होल स्क्वायर, इतना बचेगा। आया समझ? जी सर ठीक, तो ये डिफाइन करता है लॉस ऑफ एनर्जी जब दोनों पॉजिटिव टर्म में कनेक्टेड टुगेदर। ठीक, आया समझ? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर नो नो। पहले इसको लिख लीजिए। डन सर। सेम टर्म अगर मैं बोलूं कि ऑपोजिट टर्म में कनेक्टेड टुगेदर होता तो उसके लिए एक्सप्रेशन कितना आता, मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूं। व्हेन ऑपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड टुगेदर, तो वहां पे सॉल्व करते तो आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आता C1V1 माइनस ऑफ C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, एंड इसको पुट करते उस एक्सप्रेशन में तो लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू आती, वो होता हाफ C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, एंड यहाँ पे V1 प्लस V2 उसका स्क्वायर, ऐसा है, बस साइन चेंज हो जाता है। जी सर। इसको लिख लीजिए, मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ। आपने लिख लिया? जी सर। ये क्वेश्चन है
एक कंपटीशन पूछा गया था, तो उसने कहा कि फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी इन स्विचिंग फ्रॉम 1 to 2। पहले पोजीशन 1 से कनेक्टेड है, 1 से 2 तक अगर जाता है तो इस प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है उसका परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। ठीक, यहां तक कोई डाउट? No, so परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आप बोलेगा चेंज ऑफ एनर्जी total loss into 100। डिवाइड बाय इनिशियल। हाँ सर, मतलब बेसिकली टोटल लॉस जो हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इनिशियली C1 की वैल्यू कितनी है? 2 एक मिनट सर, माइक्रोफैराड। दी हुई है सर यहाँ पे। हाँ, देखें यहाँ पे सी 2, यू माइक्रोफोन जी सर। C2 की वैल्यू दे रखी है C2 की 8, वैल्यू है सर 8, और ये सर V1 कनेक्टेड की है वैल्यू कितनी है? नहीं, क्या कहते हैं, V1 की वैल्यू सर V है, और क्या हाँ, और V2 की वैल्यू है, वो भी V है सर। नहीं, सेकंड कैपेसिटर इनिशियली कनेक्टेड नहीं है तो उसकी वैल्यू 0। अच्छा, इनिशियली, हाँ इनिशियली 0 है। अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो आपके पास इनिशियल एनर्जी आ जाएगी, फिर आप लॉस ऑफ एनर्जी निकाल दीजिए, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एनर्जी लॉस की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा समझ? हाँ जी सर। ओके, सो आप इतना करके रखिएगा, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या क्या पढ़ना है अगली उसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ चैप्टर खत्म। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ओके सर। वो तो सर मैंने पढ़ लिया था आज क्लास में, जो सीरीज एंड पैरेलल फिर मिक्स जो है वो सब। ओके ओके, एंड आप निष्कर्ष से इसको बोल दीजिएगा, कल आप डाउट क्लास रख लीजिए। ठीक है, जी सर, कल मैं डाउट क्लास रख लेता सर, आप कहते तो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। एक मिनट सर प्लीज। डन। थैंक यू सर। जी।